मेरी हीलिंग की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, वो कौन सा ऐसा फर्स्ट स्टेप था, बेबी स्टेप, जिसने मुझे हेल्प किया कि मैं अपनी जर्नी के इस रास्ते को चेंज कर पाऊँ। पहले जिस रास्ते पर मैं चल रही थी वहाँ सिर्फ शिकायतें थी, गुस्सा था, अंदर दबा हुआ गुस्सा, कुंठा, कंपैरिजन था, लोगों के पीछे भागने का एटीट्यूड था ताकि उनकी लाइफ में मेरी रिलेवेंस बनी रहे। अपने पेरेंट्स के खिलाफ बहुत गुस्सा था। लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए कोई शुक्राना नहीं था, सिर्फ शिकायतें कि मैं अनलकी हूँ। और इतने नेगेटिव इमोशन जब मेरे अंदर भर गए यहाँ तक, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान लो फील ही करेगा। महीने के 30 दिन अगर होते हैं तो मैं 25 दिन रो ही रही होती थी। कोई मुझसे पूछ ले कि आप क्यों रो रहे हो, तो बोलूँगी रीज़न नहीं पता, लेकिन मैं बहुत लो फील कर रही हूँ। पता है क्या था, वो सिर्फ एक सिम्टम था उस बीमारी का, जो बीमारी मेरे अंदर घर करके बैठी थी, जिसकी वजह से मैं अपने आप को कंपेयर कर रही थी, मैं अपने आप को ज़िंदगी में पिछड़ा हुआ पा रही थी, मैं अपनी ही फैमिली को, अपने परिवार को, अपनी लाइफ की सिचुएशंस को मैंने अपना दुश्मन बना लिया था। लेकिन जब मैंने अपना रास्ता बदला, उस रास्ते पे ग्रैटिट्यूड था, उस रास्ते पर पेशेंस था, समझदारी थी, जिसकी वजह से हीलिंग की जर्नी शुरू हुई। लेकिन ये सब हेल्पर थे। ग्रैटिट्यूड पे करना, लोगों के लिए ब्लेस्ड फील करना अपनी लाइफ में, पेशेंस रखना, प्यार रखना, ये सिर्फ हेल्पर थे। मेन इंसान कौन था इस स्टोरी में, यानी सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट क्या था इस पूरी स्टोरी में, वो था सरेंडर। अब ये सरेंडर क्या है? क्या खुद को कहीं छोड़कर भाग जाना, जिम्मेदारियों को छोड़कर भाग जाना, खुद को छोड़कर भाग जाना? नहीं, ये सरेंडर नहीं है। एक्चुअली बीमारी की जो जड़ थी ना, वो ये थी कि मैं बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में कंट्रोल करना चाहती थी। हम सब चाहते हैं अंदर ही अंदर कि चीज़ें मेरे अनुसार हों, मेरे रिश्ते मेरे अनुसार चले, मेरे पेरेंट्स मेरे अनुसार बिहेव करें, मेरी लाइफ की सिचुएशन मेरे अनुसार हो। लेकिन वो नहीं हो रही थी, और वो इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि लाइफ का नेचर है ऐसा। लाइफ का जो नेचर है ना, वो कियोस है, बहुत क्योटिक होती है लाइफ। हम लोगों ने अपने दिमाग में ना बहुत एक आइडियल वर्जन बनाया हुआ था लाइफ का, कि इस उम्र तक नौकरी लगनी चाहिए, इस तक शादी होनी चाहिए, इस तक बच्चे होने चाहिए, दीज आर द परफेक्ट कंडीशन, सो कॉल्ड सोशल मीडिया ऐसे बोलता है। पता है, इन सब चीज़ों ने मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी, इतना डिप्रेशन, इतना अकेलापन, जो कि बचपन से ही था, वो मेरे ऊपर इतना हावी हो गया था कि एक फेज़ ऐसा आया लाइफ का जब मैं ओवरवेट हो गई हूँ, मेरा वज़न बढ़ गया है, मैं फूल की गुब्बारा हो गई हूँ। मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मैं डॉक्टर को बोल रही हूँ कि ना मुझे ना बुखार फील होता है मेरे पूरे शरीर में। अगर आप टेम्परेचर से मेरे को मापोगे तो आपको नहीं पता चलेगा, थर्मामीटर में नहीं आएगा, मरकरी में नहीं शो करेगा, लेकिन मुझे ना पूरे शरीर में एक सूजन जैसी महसूस हो रही है, फीवर फील हो रहा है, मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, जिसको बोलते हैं ना कि शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ हो गई है, कि आपको ना जो आपकी ब्रीदिंग है, नॉर्मल पैटर्न है, वो बहुत शॉर्ट फील हो रहा है आपको। मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने इतना ओवर एक्सप्लेन किया उनको, क्योंकि ना आप चाहते हो अंदर से कोई तो मुझे समझ ले, आप चाहते हो अंदर से कि लोगों को मेरी रियल प्रॉब्लम समझ में तो आए कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत ही कोल्ड सा मेरे को रिप्लाई दिया कि अरे मौसम चेंज हो जाता है, सीजनल होता है, कुछ नहीं। उन्होंने मुझे नॉर्मल पेन किलर और कुछ मल्टीविटामिन पकड़ा दिए, इतना भर के झोला, वो भी जेनेरिक मेडिसिन नहीं थी, ओरिजिनल थी, ब्रांडेड, पूरी महंगी। मैंने वो 1 महीना खाया, मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ उस चीज़ का। और फिर इसी एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, फीवरिश फील होना, ये क्यों था? क्योंकि इस वाले सिस्टम ने लोड लिया हुआ था। जब ये बहुत लोड लेने लगता है ना, तो ये स्मार्ट है, इस वाले लोड को ये नीचे भेज देता है कि भाई मैं हैंडल नहीं कर सकता, तो नीचे शरीर में भेज देता है। तो बहुत सारे लोगों को अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं, किसी को थायराइड हो जाता है, कोई शुगर डेवलप कर लेता है एंजाइटी की वजह से, और इवन बहुत सारे लोग
जो अपनी लाइफ में सेक्सुअल अब्यूज़ को फील कर रहे हैं या एक ऐसी जगह फंस गए हैं, किसी ऐसी रिलेशनशिप में, ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ पर ना सामने वाला इंसान सिर्फ उनको फिजिकली एक्सप्लॉइट कर रहा है। कम से कम 7 to 8 फीमेल्स के साथ मेरे 1-to-1 इंटरेक्शन रहे, सेशन रहे। वहाँ पर मुझे ये पता चला कि जब आप एक ऐसे रिश्ते में रहते हो जहाँ पर सिर्फ आपको फिज़िकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनको कोई प्यार नहीं है आपसे, और आप इतने अटैच हो गए हो उनके साथ, चाहे वो चीज़ आपको नुकसान पहुँचा रही है लेकिन अटैचमेंट डेवलप हो गया है, तो आप वहाँ से हट नहीं पा रहे। तो फिर आपका शरीर सिम्टम डेवलप करने लगता है बीमारियों के, और ये सिम्टम मैंने उन फीमेल्स में देखे, उनको यूटेरस प्रॉब्लम शुरू हो गई, वेजिनल प्रॉब्लम शुरू हो गई, और उन्होंने फिर उसका लंबा ट्रीटमेंट भी कराया लेकिन उनको कोई खास बेनिफिट मिला नहीं, वो रीअकरिंग होने लगा। डॉक्टर नहीं समझ पा रहे टेस्ट करने के बावजूद भी। जिस बच्चे को चाइल्डहुड में बहुत सप्रेस किया गया, उसने गले में स्टक होने जैसी फीलिंग को डेवलप कर लिया कि मेरा गला जैसे स्टक हो गया है, बोल ही नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर से इलाज कराया। इवन ऐसे लोग जो यूएस में रह रहे हैं, यूके में रह रहे हैं, जिनके पास बहुत बढ़िया मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन ये तो मुझे अब पता चला ना, उस समय नहीं पता था। तो मैंने खूब डॉक्टरों के चक्कर काटे। मेरे साथ सिम्टम क्या था कि मुझे फीवरिश फील होता था, मुझे लगता था मेरे पूरे शरीर में सूजन आ गई है। तो पहले मैं ओवरवेट हुई, और फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब इसी एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, लगातार रोना, परेशान रहना, मैं अंडरवेट हो गई, बिल्कुल स्किनी सी। बहुत सारा मैंने हेयर फॉल विटनेस किया अपने अंदर, पीली पड़ गई थी मैं। पता है क्यों होता है ये सब? आपको जब अपने इमोशन प्रोसेस करने और मैनेज करने नहीं आते, आप दुनिया जहान का बर्डन अपने ऊपर ले आते हो कि मैं लाइफ में पीछे रह गई हूँ, मेरे पेरेंट्स ऐसा करते हैं, मेरी सोसाइटी ऐसी है, मेरा करियर ऐसा है, ये वाला एग्ज़ाम, वो वाली पढ़ाई, ये वाली नौकरी, इतनी सैलरी, ऐसा लाइफ पार्टनर, सोशल मीडिया पे ये दिखा रहे हैं, यूट्यूब पे ये चल रहा है, इंस्टाग्राम पे ये चल रहा है। आप ना अपने साथ इतने क्रूअल हो जाते हो कि आपकी लाइफ में जो है ना, आप उसको चेरिश नहीं कर पाते। तो मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आया? जब है ना मैं परेशान होकर थक गई और मैंने हाथ पैर मारने बंद कर दिए। पहले मैं हाथ पैर कैसे मार रही थी कि बहुत सारी सेल्फ हेल्प वीडियोस देखी। संदीप माहेश्वरी मतलब आज भी मेरे बहुत फेवरेट पर्सन है, मैं उनको कंसिडर करती हूँ। आज जब मैं अपनी जनरल राइटिंग करती हूँ, या अगर आज मुझे कुछ अच्छा सोचना होता है, कुछ बैठ के बात करनी होती है अपने साथ, मैं उनको बैकग्राउंड में प्ले कर देती हूँ। बस उनकी प्रेजेंस ना मेरे को एक मी वाला इन्वायरमेंट देती है, क्योंकि मैंने उनको सुना बहुत है पहले, ठीक है। तो और इसके साथ और बहुत सारी चीज़ों को सुना, पढ़ा, ओशो को बहुत एक्सटेंसिवली सुना, बहुत पढ़ा। वो तो हीलिंग जर्नी के दौरान हुआ। लेकिन ये सब करते करते ना जब मैं बहुत सैचुरेट हो गई और फिर मैं सिर्फ आराम करना चाहती थी, मैंने यहाँ पे जो भड़क पाली हुई थी ना, वो मैंने ना छोड़ना शुरू कर दिया। मतलब मेरी हीलिंग की जर्नी तब शुरू होती है जब मैंने ग्रैब करना बंद कर दिया कि नहीं चाहिए मुझे बाहर से कुछ। अब मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छोड़ देनी है, मुझे लेट गो करना है। और सबसे पहले लेट गो क्या था कि मुझे नहीं चाहिए परफेक्ट लाइफ की डेफिनेशन, कि परफेक्ट लाइफ में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होते हैं, परफेक्ट लाइफ में पेरेंट्स ऐसे होते हैं, पार्टनर ऐसे होता है, पढ़ाई ऐसे होती है, करियर ऐसे होता है, सैलरी इतनी होती है, इस लाइफ में इस वाली उम्र में तो कामयाब होना ही होना होता है, या ये हरियाणा की सोसाइटी ऐसी है। क्योंकि मैंने बहुत बचपन से ही ना ये बहुत डिस्क्रिमिनेशन को देखा है सोसाइटी में, स्कूल लेवल पे देखा है। लड़कियों और लड़कों में बहुत मतभेद होता है, मतलब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, मेन बात ये है। और वो बहुत सोसाइटल लेवल पे होता है, मतलब वो इतनी कंडीशनिंग हो चुकी होती है ना कि वो ऑटो पायलट मोड पे होता है। कोई जानबूझ के ऐसा बिहेव नहीं करता कि अरे मुझे इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना है, वो बस ऑटो पायलट मोड पे होता है। तो जब ना मैंने चीज़ों को छोड़ना चालू किया, ये मेरे अंदर बहुत था लड़की और लड़के वाला, कि लड़की पैदा होती है तो पूरा मनहूस माहौल हो जाता है, मानो किसी की मौत हो गई हो, 13वीं का माहौल हो, और लड़के पैदा होते हैं तो सेलिब्रेशन होता है। ये बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक ये मेरे मन के अंदर रहा। बाद में जब मैंने छोड़ना चालू किया ना कि मैं सब छोड़ रही हूँ, मुझे ये चीज़ें रखनी ही नहीं अपने अंदर, मतलब ये मेरा रेफरेंस पॉइंट नहीं हो सकता, मैं कब तक इस चीज़ को अपने अंदर रखूँगी। और अब है ना, क्योंकि पढ़ाई कर ली थी एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, मैंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद मैंने 2 साल एज ए इकोनॉमिक्स फैकल्टी काम किया पैरामाउंट आईएएस में। मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन किया। तो ये सब पढ़ते पढ़ते
दिमाग थोड़ा खुलना चालू हुआ, फिर अच्छे लोगों को जब सुनना शुरू किया, फिर सच में ब्रह्मा कुमारीज़ में 1 महीना वहाँ पे रह के जब मेडिटेशन सीखा, अलग अलग सेमिनार वेबिनार, चाहे वो आचार्य प्रशांत जी हो, चाहे संदीप माहेश्वरी हो, चाहे किताबें हों, जब उनको पढ़ना लिखना बोलना चालू किया, तब मैंने सबसे पहले एक फीलिंग आई कि इंसान को ठीक होने के लिए ना बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना है। मतलब उसको अपने रॉन्ग बिलीफ को, अपनी कंडीशनिंग को, अपने पैटर्न को छोड़ने की ज़रूरत है। तो जब है ना मैंने सरेंडर करना सीखा, लेकिन सरेंडर ना ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती बोलना चालू कर दो कि मैं छोड़ रही हूँ, मैं छोड़ रही हूँ, नहीं। आप हर चीज़ के पीछे का रीज़न जब समझने लग जाते हो कि दुनिया इतनी बड़ी है और बहुत मल्टी डायमेंशनल फैक्टर हैं इस दुनिया में, आपका भाग्य बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। आप इंडिया में पैदा हुए हो तो आपका भाग्य थोड़ा अलग होगा, अगर आप अमेरिका में पैदा हुए हो तो वो भाग्य अलग होगा, अफ्रीका में पैदा हो गए तो आपकी जो लाइफ के आउटकम्स हैं, लाइफ चांसेस हैं, लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो अलग होगी। तालिबान जैसी जगह पे, अफ़गानिस्तान जैसी जगह पे अगर आपका जन्म हो गया, या आपका साउथ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में जन्म हो गया, यानी आपका कौन से देश में जन्म हो रहा है, कौन से धर्म में जन्म हो रहा है, कौन से पेरेंट्स के यहाँ जन्म हो रहा है, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, उनका बिलीफ सिस्टम क्या है, ये ना आपके कंट्रोल की चीज़ है ही नहीं, आउट ऑफ योर कंट्रोल। तो जब है ना आपके अंदर इतना पेशेंस, इतनी समझदारी घर करने लगती है आराम आराम से, क्योंकि आप सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हो जो आपको शांत होना सिखा रही हैं। बेसिकली राइटिंग, मैं अपने सेशंस में, जो हमारे हीलिंग एंड मेडिटेशन बैचेस होते हैं, मैं लोगों को बहुत पुश करती हूँ कि आप लिखो। मैं खुद उनको लेटर डिक्टेट कराती हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो मैं आपको फ्रेमवर्क देती हूँ, आप इसके आसपास लिखो। लोगों को शुरू में लगता है क्या लिखेंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा, और फिर जब वो सच में लिखना चालू करते हैं तो वो 10-10 पेज के लेटर लिखते हैं, क्योंकि ना वो अंदर से सुलझाता है आपको। तो जब है ना मुझे समझ में आया कि लाइफ में ना 2 तरीके के फैक्टर्स होते हैं, कुछ होते हैं कंट्रोलेबल और कुछ होते हैं अनकंट्रोलेबल। तो जो आपकी लाइफ में पास्ट में हुआ ना, वो अब अनकंट्रोलेबल है, उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, ना आप उसको चेंज कर सकते हैं पीछे जाके। जो डैमेज आपको हो चुका है उस डैमेज को हम रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन इतना मेक श्योर कर सकते हैं कि पास्ट का डैमेज आपके प्रेजेंट को और फ्यूचर को ख़राब ना करे, कंट्रोल ना करे। तो जब मुझे ये समझ में आने लगा आराम आराम से इन एक्टिविटीज़ में रहते रहते कि जिसको जैसा बिहेव करना है करो, मेरे पेरेंट्स जैसा बिहेव कर रहे हैं करने दो, मेरी सोसाइटी मेरे को जैसे कंसिडर कर रही है करने दो, कोई मुझे समझ रहा है तो ठीक है, कोई मुझे नहीं समझ रहा है तो भी ठीक है, फ्यूचर में भी कोई मुझे समझेगा नहीं समझेगा वो भी ठीक है। मतलब अब मैं हर चीज़ के साथ ठीक हूँ, मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ किसी के ऊपर। और ये भाव है ना आपके अंदर आराम आराम से पैदा होता है। जितना आप इसे प्रैक्टिस करते जाओगे, जितना सोचोगे, जितना इससे रिलेटेड कंटेंट आप सुन रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप लिख रहे हो, ऐसे चुटकी बजाते हुए तो नहीं होगा, क्योंकि कंडीशनिंग जो आपकी हुई है अंदर से, आपकी बुरा फील करने की प्रैक्टिस हो रखी है। सोचो आप कितने लंबे टाइम से लो फील कर रहे हो, सोचो आप कितने लंबे टाइम से रो रहे हो, सोचो आप कितने लंबे टाइम से परेशान हो। मतलब आपको ट्रेनिंग हो गई है, आपको प्रैक्टिस हो गई है ये फील होने की, ये फील करने की। तो इस फीलिंग को अगर हटाना है तो इसका ऑपोजिट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इसका ऑपोजिट क्या है? कुछ कंट्रोल नहीं करना है, जो जैसा कर रहा है उसको करने दो, उसको पर्सनल नहीं लेना है। कोई इंसान जो आपकी फैमिली में है, आपके रिलेशनशिप में है, वो एक पर्टिकुलर तरीके से इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि उसकी कंडीशनिंग है, उसकी प्रेफरेंस है, उसकी तासीर, उसकी प्रकृति, उसकी पर्सनैलिटी है वो। आप उसको पर्सनल मत लो। जब तक आप किसी इंसान को पर्सनल लोगे, चाहे वो आपके पेरेंट्स से क्यों ना हो, आप हर्ट होगे। लेकिन जब उस इंसान को आप उस रोल से बाहर देखने लग जाओ कि सामने वाला इंसान सिर्फ मेरा फादर नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग है, फिर एक मेल है, फिर हरियाणा की सोसाइटी में मेल है, फिर वो एक हस्बैंड भी है, वो ब्रेड विनर भी है कि वो पैसे कमा रहा है, घर को मैनेज कर रहा है, उसके अपने लाइफ के कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके अपने लाइफ के इश्यूज़ हैं। उनका रोल सिर्फ मेरा फादर होना नहीं है। तो जब आप ना आराम आराम से समझने लगते हो कि अरे किसी का बिहेवियर पर्सनल लेना ही नहीं है। अगर किसी की मदर है, जैसे कि बहुत फेमस है ये कॉन्सेप्ट कि सम पेरेंट्स आर वेरी नार्सिसिस्ट,
क्योंकि शायद उनको बचपन में बहुत कंपेयर किया गया है, किसी के अगर पेरेंट्स को बचपन में बहुत कंपेयर किया गया, बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, उनको वो प्यार नहीं मिला, अटेंशन नहीं मिला, तो समहाउ वो अपने बच्चों की तरफ एक अलग एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं। दे स्टार्ट हेटिंग देयर ओन किड। लेकिन जब ये बच्चा समझ जाता है ना कि सामने वाला मुझसे नफ़रत करता है या प्यार करता है, उसका मेरे से लेना देना नहीं है, ये उसका अपना रिफ्लेक्शन है, तो अब ना आप सरेंडर सीख रहे हो। लेकिन ये सरेंडर बहुत साइंटिफिक है। एस फॉर सरेंडर, एस फॉर साइंटिफिक। यानी आप अंधविश्वास में होकर सरेंडर नहीं कर रहे कि अरे मैं सरेंडर कर रही हूँ और कुछ दिव्य शक्तियाँ आएंगी और मेरा जीवन बदल देंगी। नहीं, आप सरेंडर सीख रहे हो क्योंकि आप ना ये बात महसूस कर पा रहे हो कि मैं ना इमोशनल बैगेज कैरी नहीं कर सकती। अब हम बहुत सारा भावनात्मक बोझ लेकर घूमते हैं अपने ऊपर कि उसने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। अरे मैं तो ऐसी हूँ ना, मैं तो बहू हूँ ना, मेरे साथ ऐसा बिहेव होना चाहिए। अरे मैं तो बेटी हूँ ना, अरे मैं तो गर्लफ्रेंड हूँ ना, मेरे साथ ऐसा बिहेव होना चाहिए। हमारी पूरी डिक्शनरी में एक वर्ड हम रखते हैं, चाहिए चाहिए चाहिए। यानी हम औरों से डिमांड कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारे साथ एक सर्टेन तरीके से बिहेव करो वरना हमें बुरा लगेगा। भाई आप कोई प्रोजेक्ट नहीं हो उनके कि वो आपके साथ एक बहुत पर्टिकुलर सेटिंग में बिहेव करें। वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो एक जीता जागता इंसान है। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके पार्टनर हो, उनकी अपनी प्रेफरेंस है, उनकी अपनी ट्रेनिंग है, इमोशनल ट्रेनिंग है। हर इंसान की अपनी एक इमोशनल ट्रेनिंग होती है, बचपन से ही शुरू हो जाती है। आपको पता है बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जहाँ पर एक एज लिमिट होती है। अगर आपने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा बहुत बार ना बहस होती है कि अरे भाई जो 32 की जो एज है ना, ये तो बहुत ज़्यादा है, आप इस एज को कम कर दो, 25 कर दो, कि 25 साल तक ये पेपर दे सकते हैं, उसके बाद आप पेपर नहीं दे सकते। ये उम्र को कम कराने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, हमारे पैटर्न स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो उस इंसान को ट्रेनिंग देकर बदलना, उसके विचारों को इम्प्रूव करना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे सोचने के, समझने के, महसूस करने के पैटर्न फिक्स हो जाते हैं। तो अगर कोई इंसान पिछले 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, 10 साल से लो फील कर रहा है, रो रहा है, अपने आप को कमज़ोर फील कर रहा है और वो अपने जीवन को बदलना चाहता है, जीवन कैसे बदलेगा? जब अंदर के इमोशन बदलेंगे। जब तक अंदर के रियल इमोशन चेंज नहीं होंगे ना आपका लाइफ चेंज ही नहीं हो सकता है। मतलब आप पता है क्या चाह रहे हो? एक गली सड़ी दीवार है, उसके ऊपर अच्छा पेंट लगा दो। वो बाहर से पेंट अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ दिन में वो पेंट भी नमी की वजह से गिर जाएगा क्योंकि दीवार ही गंदी है। तो जब तक आप अंदर से गंदा फील करते रहोगे, अंदर से कमज़ोर फील करते रहोगे, तो बाहर से आप कितनी भी अफर्मेशन बोल लो, बाहर से आप कितना भी जनरल राइटिंग कर लो, कितना भी मैनिफेस्ट कर लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में आएगा ही नहीं। वो आपके फेवर में काम करेगा ही नहीं। आप जैसे हो वैसे ही बने रहोगे। क्योंकि जब तक आप ना इस समझदारी का हाथ नहीं पकड़ोगे, सरेंडर का हाथ नहीं पकड़ोगे, समझदारी के साथ सरेंडर करोगे और आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल टच अपनी लाइफ में लेकर आओगे। एस फॉर समझदारी, एस फॉर सरेंडर, एस फॉर स्पिरिचुअल। मतलब आप थोड़े से स्पिरिचुअल हो गए हो कि इस पूरे संसार में कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं, कुछ मेरी गट फीलिंग है या मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है कि मैं अपने लिए पर्याप्त हूँ, मुझे पीछे नहीं भागना है। क्योंकि मैं भाग कर प्यार की भिखारी बनकर देख चुका हूँ। मुझे अब वो कटोरा लोगों के पीछे लेकर नहीं भागना है कि हे प्लीज़ गिव मी अटेंशन, प्लीज़ गिव मी लव, प्लीज़ गिव मी केयर। जब आप ये समझने लगते हो, तो जब मैंने ये समझना शुरू किया तो ना मेरे अंदर एक ऑटोमेटिक फीलिंग आई, एक समझदारी आई कि यार मैं क्यों इतना गुस्सा थी अपने पेरेंट्स के साथ। उन्होंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है ऐसा। इवन उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे और जितना उनको पेरेंटिंग आती थी उन्होंने अपने लेवल पर बेस्ट करी है। मैंने उनको माफ़ किया, मैंने बहुत सारे लेटर लिखे, मैंने मेडिटेशन किया, मेडिटेशन में भर भर के रोई मैं। शायद वो अंदर का पेन था जो बाहर निकलना चाहता था। फिर जो आपकी लाइफ की यारी दोस्ती रहती है, रिलेशनशिप रहते हैं, वहाँ पर आपने लोगों को माफ़ करना शुरू किया कि यार कोई मुझे जानबूझ के नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। जिसकी तासीर है वो इंसान वैसा ही बिहेव करेगा। जो इंसान जैसे सोशल सेटअप में रहा है, जैसे पेरेंट्स के साथ रहा है, जैसी स्कूलिंग रही है, जैसा उसका माहौल रहा है, वो अपने माहौल के अनुसार ही मेरे साथ बिहेव करेगा।
तो आप हल्का होना शुरू कर देते हो, आपने अपने ऊपर बोझ लेना बंद कर दिया। तो जब मैंने हल्का होना शुरू किया, मुझे अच्छा फील होना शुरू हुआ। वो जो फीवर वाली फीलिंग थी ना मेरे अंदर, वो कम हो गई। पूरी तरीके से तो नहीं गई, लेकिन कम हो गई। फिर मैंने जब ये मेडिटेशन सीखा, मेडिटेशन करो लेकिन कस्टमाइज अफर्मेशन के साथ, वो अफर्मेशन जो आपके सबकॉन्शियस को आपको देनी चाहिए, क्योंकि आपको इसको रीप्रोग्राम करना है ना। इसको बहुत सालों से आदत है लो फील करने की, ख़राब फील करने की, अटेंशन मांगने की। तो अब इसको ट्रेन करना है कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मैं अपने आप में पर्याप्त हूँ, मुझे लोगों को प्यार इसलिए नहीं देना है क्योंकि मुझे बदले में चाहिए, इट्स माई नेचर, मुझे अपने आप को प्यार करना है, मुझे ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है जो मुझे लाइट फील कराएं, मुझे अपने साथ रहना है, खुद को जानना है, मुझे किसी की फिक्स्ड डेफिनेशन ऑफ लाइफ में नहीं जाना है। बहुत सारे लोगों की ना एक फिक्स्ड लाइफ सिंड्रोम कि अरे परफेक्ट लाइफ का मतलब तो यही होता है। भाई नहीं जीना मुझे किसी के अनुसार। हो सकता है किसी बाहर के इंसान के लिए मेरी लाइफ बोरिंग हो, मैं शायद अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो उसका ओपिनियन है, वो इस तरीके से फील करता है, एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर थॉट प्रोसेस। उनको जो सोचना है सोचने दो। आई नो माई सेल्फ, और मैं अपनी फीलिंग्स के लिए अकाउंटेबल हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन फीलिंग्स। दूसरों की मनोदशा के लिए, मनोस्थिति के लिए, उनकी भावनाओं के लिए, उनकी विडंबनाओं के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, तो मैं ये बोझ भी नहीं उठाऊंगी। हम बहुत सारा इनविजिबल बर्डन लेकर घूमते हैं, एक ऐसा बर्डन जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर रोज़ आपको दबा रहा होता है, हर रोज़ आपको स्लगिश कर रहा है, आपको स्लो कर रहा होता है। तो जब है ना आपके अंदर थोड़ी समझदारी आती है, पेशेंस आता है, और आप सरेंडर करना सीख जाते हैं कि आप सरेंडर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये 50 किलो का बोझ सर पर रख कर कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ आपको, आप जो मैराथन लाइफ का चल रहे हो, आपको सिर्फ ये वहीं पे रोकेगा ही, आपको वहीं पे बीच में तोड़ के रख देगा। तो इससे जब फिर मैंने आराम आराम से अपना अफर्मेशन करना चालू किया, ये जो कमरा है ना, अब तो मैंने इस पे पेंट करा दिया है, बहुत सारी चीज़ें पीछे लगा दी हैं। दिस इज़ माई विजन बोर्ड, आई बिलीव इन सच थिंग्स, और ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो ये फ्रंट वाली दीवार है, और जो इसी रूम के बगल में एक दूसरा रूम है, पता नहीं क्या क्या लिख के चिपकाया है मैंने। सामने अभी भी लिखा हुआ है, शिकायतें अंदर से खा जाती हैं। शिकायत, गुस्सा, नफ़रत, ये सिर्फ आपको अंदर से खोखला करती हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी को लो करती हैं, और जितना आप इस फ्रीक्वेंसी में रहोगे ऐसी ही फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करोगे। गुस्सा, नफ़रत, नाराज़गी, फेलियर, कमज़ोरी, बीमारी, नुकसान, घाटा। तो बहुत सारी चीज़ें लिख के चिपकाई, बहुत सारे रजिस्टर भरे। दिस इज़ माई डायरी दीज डेज। आई लव टू राइट बिकॉज राइटिंग एक हीलिंग प्रोसेस है। जितना आप लिखते हो उतना आप अंदर से सुलझते चले जाते हो, जितना आप लिखोगे उतना आप खुद को जान पाते हो, और पता चलता है कि आप ये काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये पसंद का काम है, इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको दूसरे लोगों से वैलिडेशन चाहिए, दूसरे लोगों से आपको केयर चाहिए, अटेंशन चाहिए, रेलेवेंस चाहिए। आई रियलाइज दिस थिंग इन माई लाइफ। फिर जब मैंने जनरल राइटिंग किया, मैंने कम से कम 10-15 रजिस्टर लिखे होंगे, चाहे उसमें आचार्य प्रशांत को सुन के मैंने कुछ लिखा हो, फिर अपनी लाइफ का कुछ लिखा हो कि अरे मैं यहाँ पे गलत थी, चाहे संदीप माहेश्वरी हैं, BK शिवानी है, नेविल गोडार्ड है, चाहे इवन द फेमस पर्सनालिटीज़, द फेमस पॉडकास्ट ऑल्सो, मैं उनको सुन के कुछ लिखती थी, लेकिन फिर बाद में मैं अपनी लाइफ की जर्नी वहाँ लिखती थी कि ओके होना ऐसा चाहिए, लेकिन मैंने ये फ़ील किया और अब मैं इस चीज़ को अपने अंदर से रिलीज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस बिलीफ को अपने अंदर नहीं रखना है। मतलब इसको बोलेंगे ना कि एक तरीके से ना मैंने अपना सेल्फ कंस्ट्रक्शन किया ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। और पता है इस मेडिटेशन का, इस राइटिंग का, इस अफर्मेशन का, इस पेशेंस का, इस रेट रेस से दूर रहने का, कि भाई मुझे नहीं चाहिए ये रेट रेस। एक टाइम था ना जब मैं पढ़ा रही थी अपनी ग्रेजुएशन के बाद, 2 साल मैंने पढ़ाया, उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी। उस समय पे ना इतना फियर ऑफ मिसिंग आउट था ना कि सबकी शादियां हो रही हैं, सब लाइफ में आगे निकल गए, मेरी तो कोई लव लाइफ नहीं है, मेरे तो घर की सिचुएशन भी बहुत ही अलग है, पता नहीं लाइफ में कैसे क्या होगा। मेरे फादर साहब बहुत बीमार रहे, उनका एक्सीडेंट हो गया था जब मैं अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी।
तो जब उनका एक्सीडेंट हो गया था तो हमारे ऊपर बहुत सारा फाइनेंशियल बर्डन आ गया था, और ऐसी सिचुएशन थी कि लोग ऐसे बात करते थे कि अरे ये तो शाम शाम के हैं, सुबह तक तो मर ही जाएंगे। ऐसा कई दिन तक रहा, तबीयत इनकी इतनी ख़राब रही, हॉस्पिटलाइज रहे। और उस समय पे ना फिर आप अपने रिश्तेदारों के, अपने पड़ोसियों के असली रंग देखते हो। मतलब लोग आपकी वल्नरेबिलिटी का कहीं ना कहीं इंजॉयमेंट करते हैं, आपकी वल्नरेबिलिटी को कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ इंजॉयमेंट बनाते हैं लाइफ में तड़का लगाने के लिए। वो देखा, अपने अंदर लाचारगी फील करी, कमज़ोरगी फील करी अपने अंदर। तो ऐसा लगा कि यार घर की सिचुएशन भी बहुत अलग है और मैं अंदर ही अंदर बहुत लो फील कर रही हूँ। पता नहीं कैसे लाइफ चलेगी आगे। फ्यूचर का इतना बर्डन था कि पता नहीं क्या ही होगा मेरे फ्यूचर में। पास्ट की चीज़ें तो निकल ही नहीं पा रही थी, मैं प्रेजेंट में तो थी ही नहीं। लेकिन पता है फिर जब आप थोड़े से स्पिरिचुअल होते हो, सरेंडर करना सीखते हो, तो पता है आप लोगों को माफ़ करते हो, सिचुएशन को माफ़ करते हो। अब है ना, आप लाइफ में इसलिए नहीं करना चाहते कुछ क्योंकि आपको लोगों को दिखाना है। जब मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी, हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ गया था पापा के ट्रीटमेंट की वजह से, तो ना तब है ना मेरे अंदर बड़ी खुन्नस थी कि मुझे अब कुछ लाइफ में बन के दिखाना है और फिर इन लोगों को मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या हूँ। पता है वो खोखली चीज़ होती है, आपका वाई क्लियर नहीं है। इतना छोटा रीज़न थोड़ी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा इसलिए उखाड़ना चाहते हो क्योंकि आप किसी को कुछ दिखाना चाहते हो। ये तो बहुत बकवास रीज़न है। आप कुछ करो जहाँ पर सच में आपकी आत्मा बसती हो, आप उस चीज़ के काबिल हो, आपके पास एक बड़ा रीज़न हो। लेकिन वो बचकानी चीज़ थी ना, गुस्सा था, इमोशन थे जो मुझे प्रोसेस करने नहीं आए। अभी भी हमारे सेशन में काफ़ी लोग आते हैं, ऐसे बच्चे भी हैं जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, वो डिस्कस करते हैं, बात करते हैं कि लोग मुझे कुछ समझते नहीं, लेकिन मैं कुछ बन जाऊंगा तो मैं बता दूंगा मैं क्या हूँ। तो मुझे अपना वो वाला टाइम याद आ जाता है कि हमको किसी को कुछ दिखाना नहीं होता। हम कुछ एफ़र्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि किसी के सामने प्रूव करना है, हम एफ़र्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो हमको सेटिस्फेक्शन देता है, ये वो हमारी लाइफ में हमारे लिए वैल्यू ऐड करता है। कोई क्या सोचता है और क्या फील करता है, हम तो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं उसके लिए। और अगर किसी का प्यार कमाने के लिए अगर आपको वो इंसान बनना पड़ रहा है जो आप हो ही नहीं, तो आप सबसे गलत चीज़ कर रहे हो। जो आप हो वो आप बन के रहो ना, अपने आप को अपग्रेड करो, अपने इमोशन को समझो, इमोशनल इंटेलिजेंस लेकर आओ। अगर आप अपने नेगेटिव इमोशन को सप्रेस मत करो, वो तो अंदर ही अंदर सड़ते रहेंगे। अगर आप लो फील कर रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, पेन पेपर के साथ बैठो और उस पेन पेपर पर निकालो अपनी भड़ास कि क्यों आपको गलत फील हो रहा है, क्यों आपको लो फील हो रहा है, कौन सी चीज़ है जो अंदर ही अंदर आपको बर्डन दे रही है, अंदर ही अंदर आपको खा रही है, आपको लो फील करा रही है। और जब मैंने इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चालू किया, मैंने सरेंडर किया कि भाड़ में जाए समाज, भाड़ में जाए दुनियादारी, भाड़ में जाए लोगों की फिक्स डेफिनेशन ऑफ लाइफ, मुझे नहीं जीना है उनके अकॉर्डिंग। मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं करूँगी ना, कुछ भी नहीं करूँगी तो भी मैं मेरी नज़र में मूल्यवान हूँ, मैं मेरी नज़र में प्रेशियस हूँ, वर्दी हूँ, आई एम वर्दी ऑफ लव। फिर मेरी अफर्मेशन ऐसी थी कि मुझे नहीं पता दुनिया में कोई और मेरे को प्यार करता है नहीं करता है, लेकिन मैं मेरे लिए खड़ी थी, मैं अपने लिए बहुत अडिग थी कि ये मेरी डाइट है, ये मेरा पैटर्न है, ये मेरी स्लीप है, ये मेरी चीज़ें हैं। और अब जब मुझे लग रहा है ना मैं बोल रही हूँ मुँह पे, मुझे डर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बदतमीज़ हो जाना है। आपकी समझदारी आपको सिखाती है कि फ्री में दुश्मन नहीं बनाते, अननेसेसरी के दुश्मन नहीं बनाते, लोगों के साथ सींग नहीं उलझानी, क्योंकि अगर आपने किसी के साथ सींग उलझाए आपकी एनर्जी जाएगी जाएगी वहाँ पे। फिर पता है क्या करते हैं, आपने कहावत सुनी है ना कि समझदार इंसान सुनता सबकी है, करता अपनी मन की है। फिर ना आप इस बचकाने चीज़ से बाहर आ जाते हो कि लोगों को जवाब देनी है। नहीं, थोड़ी सी समझदारी आती है, आपको लगता है ठीक है सबकी सुन लेंगे, रिएक्शन नहीं देंगे, रिस्पॉन्स देंगे, और किसी को बहुत ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है। बहुत पीसफुली अपना प्लान बना के अपनी लाइफ जीनी है। कुछ प्लान्स होते हैं जो बहुत प्राइवेट होते हैं, डिस्कस करने भी नहीं है किसी के साथ, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो, रिलेशनशिप हो। मेरी चीज़ें हैं, मेरी निजता है, मेरी प्रिवेसी है, ये वो आप डिसाइड करते हो अपने आप। तो थोड़ी सी समझदारी और थोड़ा सा सरेंडर, ये अगर आपको कोई डिश बनानी है ना तो उसके सबसे बड़े इंग्रेडिएंट हैं ये, कि थोड़ा सा समझदार होना है, क्योंकि मैं दूसरे लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। एंड आई एम द सेम पर्सन विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। मुझे कोई फीवरिश फीलिंग नहीं है,
1.5 साल हो गए, मुझे कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है विद गॉड ग्रेस। और जो छोटी छोटी दिक्कतें थी वो भी अपने आप रिजॉल्व हो गई इस जर्नी में रहते रहते। हीलिंग बहुत खूबसूरत जर्नी है। सरेंडर करें अपने आप को, थोड़ी समझदारी लेकर आएं। दूसरों के जीवन का जो खाका है, ढांचा है, अपने आप को ज़बरदस्ती मत डालो उसमें। ज़िंदगी का नेचर होता है कियोटिक, आपके अनुसार नहीं चलेगी, लेकिन अपना साथ देना छोड़ो। अगर आपके मन में लगातार ये चल रहा है ना, उसने ये बोला, मम्मी ने ये बोला, फलाना ने ये बोला, इसका मतलब आप गलत ट्रैक पे हो। आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। अपने आप से बात करो, शाम में, सुबह नेचर में जाओ, खुद से बात करो, आज क्या सही किया, क्या गलत किया। क्या मैं किसी चीज़ को बहुत जकड़ने की, पकड़ने की कोशिश तो नहीं कर रही हूँ? क्या मैं ज़बरदस्ती लोगों को ब्लेम तो नहीं कर रही हूँ? ज़बरदस्ती मैंने खुद को विक्टिम तो बना के नहीं रखा हुआ है। आई हैड अ ह्यूज विक्टिम माइंडसेट। मेरी हर दूसरी बात में शिकायत थी। शायद मैं कोई अवार्ड ही लेना चाहती थी विक्टिमहुड का, लेकिन पता है इतना कुछ मेजर गलत तो हुआ भी नहीं था मेरे साथ। जितने मैं अपने 1-to-1 सेशन करती हूँ, हमारे बैचेस रहते हैं, जब मैं लोगों को सुनती हूँ तो सच में मुझे रियलाइज़ होता है कि इन्होंने जो फेस किया है वो तो बहुत टफ़ था। मैंने तो उतनी ज़्यादा टफ़ जर्नी जी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इतना हंगामा काटा हुआ था। खुद तो परेशान थी ही थी। एक पॉइंट पे मैंने अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को परेशान किया है, अपने करीबी लोगों को परेशान किया है, अपने उस बचकाने बिहेवियर की वजह से, या जो एक अंदर फीलिंग होती है ना कि मुझे बाहर हर चीज़ को कंट्रोल करना है। बट विद अ गॉड ग्रेस, मेडिटेशन, राइटिंग, अफर्मेशन, गोइंग आउट इन नेचर, अच्छे लोगों को सुनना, अच्छी किताबों को पढ़ना, ये जब आपको मिल जाता है ना, और जब आप खुद के साथ समय बिताने लगते हो, यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। हम सेशन में जब मेडिटेशन कराते हैं, हमारी हीलिंग बैचेस रहती हैं, जब हम सेशन में लास्ट में मेडिटेशन कराते हैं तो हम लोगों को बोलते हैं कि आप अपने आप को हक करो, फील तो कराओ कि आप अपने साथ हो। आप अपने ही दुश्मन बन के बैठ गए हो। हम लोगों को बोलते हैं कि अपना हाथ सिर पे रखो, अपने आप को ब्लेस करो, जैसे आप खुद के मम्मी पापा हो, और आपको खुद के मम्मी पापा बनने की ज़रूरत है। इंग्लिश में बोलते हैं रीपेरेंटिंग, कि खुद से अपने अपना पालन पोषण करना। जो रॉन्ग बिलीफ पकड़ लिए हैं, विक्टिम माइंडसेट पकड़ लिया है, कंप्लेन मोड में जी रहे हो, उसको चेंज करना, ग्रेटिट्यूड मोड में आना, ग्रोथ मोड में आना, हैप्पीनेस के मोड में आना, अच्छी हेल्थ के मोड में आना। अब हमारे पेरेंट्स ने अपनी बेस्ट तरीके से हमारा पालन पोषण किया है, जो उनके पास चीज़ें अवेलेबल थी। 20, 22, 23 की उम्र में पेरेंट्स बन गए थे वो, ट्रेनिंग नहीं थी उनको कोई। आज हम 26, 27, 28 साल के हैं, आज भी शादी और बच्चे की जो चीज़ें हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनसे भागते हैं। डर लगता है कि कैसे ये सब चीज़ें मैनेज करेंगे, जबकि उनसे हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं हमारे पास। तो आज तो हम इस उम्र में भी, 27, 28 की उम्र में भी मैनेज नहीं कर पा रहे, हम सोच भी नहीं रहे हैं। वो 22, 23 में बन गई थी, तो उनके खिलाफ गुस्सा, नाराज़गी रखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन ये चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी तब आप अपने इन ख्यालों से निकलोगे, अपने उस YouTube का जो आप अननेसेसरी कंटेंट कंज्यूम करते रहते हो वहाँ से निकलोगे और कॉन्शियसली कंज्यूम करोगे, सोच समझ के कंज्यूम करोगे कि मुझे ये कंज्यूम करना है। हमारे सेशन में एक ब्यूटीफुल सी लेडी है प्रिया, उन्होंने एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिस शेयर करी कि मैंने खुद को प्रॉमिस किया हुआ है मैम कि मैं जो भी वीडियो देखूंगी उसका नाम लिखूंगी और देखूंगी कि मैंने ये वाली वीडियो देखी है। कह रही आजकल शॉर्ट वीडियो देख ही नहीं पाती हूँ, क्या हर 20 सेकंड की 1 मिनट की वीडियो के लिए क्या मेरे को डायरी में लिखना पड़ेगा। तो आजकल मैं बहुत कॉन्शियसली कंज्यूम करती हूँ कि ये वाली वीडियो मैंने देखी और ये मैंने इस पर्पज़ से देखी। मैं कुछ रैंडमली कंज्यूम ही नहीं कर रही हूँ। रैंडमली कंज्यूम करने का मतलब है कि आप इस मशीन को ना बहुत ही रैंडम मशीन कंसिडर कर रहे हो, आप इसको वैल्यू ही नहीं कर रहे हो। सो इसीलिए अगर आप अपनी जर्नी में शांत रहना, खुश रहना, प्यार से रहना सीखना चाहते हो तो लाइफ एक ही मिली है। हमारे पास 7-8 जन्म तो होते नहीं है, और होते होंगे तो हमें आज तो पता नहीं है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है।
अभी तो पता है कि एक ही लाइफ मिली है, तो इसमें परेशान रहने का, रोने का, दूसरे लोगों के ऊपर ब्लेम लगाने का, अपने ही अंदर अंदर घुटने का, तकियों को गीला करने का। हर रात तकिए मैंने गीले किए हैं। अपनी ज़िंदगी के 4-5 साल बहुत अच्छे से फूके हैं मैंने, इसलिए शायद इतना बोल पाती हूँ, महसूस कर पाती हूँ, लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ। पर चलो जो भी हुआ, आज मेरे मन में उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड है। अगर आप भी किसी बहुत ऐसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं तो प्लीज़ अपना साथ दें, अपने आप को प्यार करें। एंड आई प्रे टू राधा रानी जी कि राधा रानी आप पे कृपा करें। वो प्रेम की प्रतीक हैं, शांति की प्रतीक है। वैसा ही प्रेम, वैसी ही शांति आपके जीवन का हिस्सा हो। राधे राधे।